हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आप लोग को ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड मॉर्निंग सर। चलिए, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, तो हम लोग सिंपल पेंडुलम का केस कर रहे थे और टाइम पीरियड क्या निकाला था हम लोगों ने? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम वो हमारा निकला था। टाइम पीरियड जो निकला था वो टाइम पीरियड निकला था हमारा 2 पाई। नहीं, यहाँ अभी इन्होंने इसी बंद कर रखा है, मेहरबानी है। टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट L/G, ये हमारा टाइम पीरियड निकल आया था। ठीक, और अब अगर मैं कहूं कि एल इफेक्टिव के हमने कुछ एक दो केस देखे थे, थियोरेटिकल केसेस ही बनते हैं अगर क्वेश्चन में आएंगे कभी। जी इफेक्टिव पे कैसी डिपेंडेंसी है? डिपेंडेंसी ऑफ जी इफेक्टिव, डिपेंडेंसी डिपेंडेंट ऑन जी इफेक्टिव या डिपेंडेंसी ऑन जी इफेक्टिव, उसके कुछ केसेस देख लेते हैं। यहां से एक चीज तो ये आ गई कि T प्रोपोर्शनल है 1/√G इफेक्टिव के, कह सकते हैं। इसको हम थोड़ा और मॉडिफाई कर दे तो L इफेक्टिव G इफेक्टिव लिख सकते हैं, या फिर T² प्रोपोर्शनल है किसके? 1/G के। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, T² और इसमें कभी कभी ग्राफ्स भी पूछ लेता है। चलो ग्राफ्स एक बार बाद में देख लेंगे, पहले जी इफेक्टिव केसेस देख लेते हैं। पहला केस 1 देखते हैं, उठाते हैं एक बार। मान लीजिए एक लिफ्ट है और ये लिफ्ट में एक पेंडुलम है और ये लिफ्ट जो है वो v कांस्टेंट से ऊपर जा रही है। टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा? लेंथ एल है, बाकी सब ग्रेविटी वही है जैसी है। टाइम पीरियड क्या होगा इसका भी? क्या लिख सकते हैं? 2 पाई रूट कितना रहेगा? L/G। कांस्टेंट v के जाने से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, इफेक्टिव ग्रेविटी पे कोई एज सच फर्क नहीं आया, टाइम पीरियड सेम रहेगा। दूसरे केस की बात कर लेते हैं। चलो, हमने कहा कि भैया यही लिफ्ट है और ये लिफ्ट अब ऊपर एक्सेलरेट कर रही है एक्सेलरेशन से, तो इस केस में जी इफेक्टिव चेंज हो जाएगा। कितना लिख सकते हैं इस केस में जी इफेक्टिव? जो ग्रेविटी का फील आएगा वो G+A के बराबर का आएगा, क्योंकि ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है ना। तो अभी टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड जो नया टाइम पीरियड है वो हो जाएगा कितना? नया टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई√L/G। बोलो यहां तक बात समझ में आती है? ठीक, केस थर्ड बना लेते हैं। थर्ड केस कहता है कि अगर मान लो नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है और ये एक्सेलरेट कर रहा है G से, सॉरी A से ले लेते हैं, और A अभी लेस देन G है, तो G इफेक्टिव आप कितना हो जाएगा? G-A पलट के आता है भाई जो भी डायरेक्शन है। अब एक चौथा केस है और इसमें कुछ वेरिएशंस देखते हैं। अब अगर मान लीजिए ये लिफ्ट है और लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट करती है और G के बराबर एक्सेलरेट करती है। ठीक, तो अब क्या होगा इस पर बात करते हैं। और एक काम और करता हूं मैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा एक बार ऐसे बना देते हैं। ये लिफ्ट है और यहां पेंडुलम लगा हुआ था, ठीक है, और अब A बराबर किसके हो गया है? G के। चलो G इफेक्टिव तो कितना है पहले तो ये बता दो। 0। कहने का मतलब ग्रेविटी खत्म हो गई एक तरीके से। ठीक, अब सोच कर बताओ कि क्या होगा, इसके टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ा, या इस सिचुएशन वाइज अगर देखें तो क्या क्या होगा। टाइम पीरियड आपने कहा इनफाइनाइट हो गया, ठीक है।
मोशन वाइज क्या क्या रहेगा, कैसा होगा मोशन ऑसिलेशंस का? रुक जाएगा। आपने कहा ऑसिलेशंस का मोशन रुक जाएगा। सर वो जिस कंडीशन में रह जाएगा, मतलब जिस कंडीशन में एज बढ़ जाएगा वही कंडीशन में वो बने रहेगा। उसी कंडीशन में बना रहेगा। बने रहेगा। और किस कंडीशन में होगा ये कैसे पता चलेगा? अगर मान लीजिए ऑसिलेशंस चल रहे थे, लेट सपोज ऑसिलेशंस चल रहे थे और एकदम से जी इफेक्टिव 0 हो गया, तो क्या होगा? सोच कर देखो। जहाँ पे चल रहा होगा वहीं पे रुक जाएगा। हाँ, पीरियड पे 0 हो जाएगा। रुकेगा क्यों? पहला सवाल तो मेरा ये जानना है। आप इसको थोड़ा थोड़ा लॉजिकली सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। ऊपर चला जाएगा वर्टिकली। अगर मान लो मैं यहां खड़ा हूं और ग्रेविटी खत्म हो जाए तो क्या होगा? पहली चीज क्या होगा? अगर मैं ऐसे यहां खड़ा हूं, आप बैठे हैं, ग्रेविटी एकदम से खत्म हो जाए, होगा क्या? फ्लोट करने लगेंगे। कैसे फ्लोट करोगे भाई? अगर ये पेन यहां रखा है, अभी रखा था, और ग्रेविटी खत्म हो जाए तो क्या ये फ्लोट करने लगेगा? नो सर। थोड़ा सा डायरेक्ट आएगा उससे, मतलब जैसे ग्रेविटी फ्री स्पेस में जाते हैं तो रुक जाता है ना। वो तो आप ग्रेविटी फ्री स्पेस में पहुंचे हो। अभी सिचुएशन ये है कि ये पेन यहां रखा हुआ था, मेरा सवाल सुनना, ये पेन यहां रखा हुआ था और ग्रेविटी चुटकी दबाई और बजाई और ग्रेविटी गायब, होगा क्या इस पेन के साथ? कुछ नहीं, वैसे रहेगा। ऐसे ही बना रहेगा अपनी स्टेट पे। यस सर। अगर मैंने नीचे से फूंक मार दी तो ये ऊपर उड़ता हुआ चला जाएगा। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब ये कहना कि ग्रेविटी गायब होते ही सब रुक जाएगा, क्या ये बात सही है? नो सर। मान लीजिए मैंने छलांग लगाई, मैं उछल रहा हूं और मेरे उछलते उछलते ही ग्रेविटी गायब हो गई, क्या होगा? अब फ्लोट कर हमेशा के लिए ऊपर चल। ऊपर की तरफ v वेलोसिटी से मूव करते रहेंगे, जो मेरी वेलोसिटी रही होगी। यस सर। तो यहां इस पेंडुलम के साथ क्या होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ग्रेविटी गायब कब हुई है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। इस पेंडुलम के साथ क्या होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने ग्रेविटी गायब कब की है, मतलब जी इफेक्टिव 0 कब किया है। अगर ये पेंडुलम जिस समय एक्सट्रीम पर था, यहां पर था, यहां पर था, और t बराबर ये एक्सट्रीम पोजीशन है इसकी, और यहां पर ये t बराबर 0 पर था और ग्रेविटी जी इफेक्टिव भी हुआ है t बराबर 0 पर, तो इस केस में क्या होगा? यहां रेस्ट पर था, ये रेस्ट पर ही बना रहेगा और पूरी की पूरी अरेंजमेंट ऐसी ही गिरती चली जाएगी। क्या ये बात समझ पा रहे हो? यस सर। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो समझ जाओगे। और एक बात बताओ, अगर ये सिचुएशन है तो क्या होगा? ये अपने मीन ऑसिलेशंस चल रहे थे, ये ऑसिलेशंस चल रहे थे और ये अपने मीन पर था, और यहां पर t बराबर 0 पर है, ये मीन पर था, और इसके पास मैक्सिमम यहां पर वेलोसिटी होगी इस समय तो, और जी इफेक्टिव भी कितना हो गया? जी इफेक्टिव 0 हो गया t बराबर 0 पर ही। अब इस केस में क्या होगा? इस केस में वही रहेगा। क्या रहेगा? पसंद करते रहेगा भी मैम। क्या करता रहेगा? मतलब कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन का वर्क करते रहेगा। वी मैक्स से सर्कुलर मोशन करेंगे भाई चेंज नहीं होगा। v मैक्स इसका जो है वो वेलोसिटी तो रहेगी ना, तुम्हारा एक्सेलरेशन रहे या ना रहे, बोलो। यस सर। और अगर ये इसके पास वेलोसिटी और यहां बधा हुआ है तो क्या होगा? हमेशा वर्टिकल मोशन में करेगा। क्या ये सर्कुलर मोशन करना शुरू कर देगा? यस और कौन सा सर्कुलर मोशन होगा, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? वर्टिकल। नहीं, वर्टिकल तो हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, और पूरा ये जो है कितनी वेलोसिटी से, जो भी इसके पास v वेलोसिटी है, v मैक्स से क्या करना शुरू कर देगा? क्या ये बात समझ पाए? तो इस केस में तो किस पर रहेगा? रेस्ट पर। ऑब्जेक्ट रहेगा किस पर? ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट। और इस केस में ऑब्जेक्ट परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हाँ,
यहाँ पे एक्सेलरेशन जो दिए सर मतलब लिफ्ट को वो जी के बराबर दिए तो ऐसा केस बन रहा है। हाँ, और सर अगर जी से ज्यादा दे देंगे तो फिर सर सूडो का कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना। नीचे की तरफ ही है और जी से ज्यादा दे दोगे यस सर। तो ग्रेविटी इस तरफ चली जाएगी, ऊपर की तरफ। यस सर। हाँ वो सूडो लगने लगेगा पीछे। ग्रेविटी ऊपर की तरफ चली जाएगी तो ये ऐसे ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। ओके सर। भाई आप ये सोचो ना, अगर ये ए का एक्सेलरेशन जी से ज्यादा हो गया यस सर। तो जी इफेक्टिव मेरा ऊपर की तरफ हो जाएगा ना। हाँ। तो वही चीज है, बस कॉपी घुमा लो। अच्छा ओके सर। समझ गए? यस सर। तो सर इसमें भी यूनिफॉर्म नहीं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा किसमें? इस वाले केस में सर जो सर्कुलर मोशन जो कर रहा है उसमें। इसमें यस सर। इसमें तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहेगा ना, अगर जी इफेक्टिव सर, जीरो। अगर जी से ज्यादा अगर एक्सेलरेशन तो फिर वो एसएचएम का ही केस बन जाएगा ना भाई मेरे। अरे यही तो केस बन गया भाई मेरे। डायरेक्शन में ऑसिलेशन करता रहेगा ना। हाँ, बस ग्रेविटी इधर हो गई, उल्टा कॉपी घुमा दो बस, और क्या हुआ। ओके सर। अरे अब यहां ऐसा रहेगा तो टकरा जाएगा, जाएगा कैसे। लेकिन अगर मेरी लिफ्ट ऐसे है, मेरी लिफ्ट में ऐसे है, ये यहां पे लगा हुआ है, ठीक है, और तुम कह रहे हो कि ए की वैल्यू तुम्हारी किससे बड़ी हो गई, मोर देन जी। तो इस केस में ग्रेविटी इफेक्टिव किधर पहुंच गई? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ ग्रेविटी इफेक्टिव हो गई ये माइनस जी की। Yes, sir. तो इस पेंडुलम के लिए ग्रेविटी इधर हो गई ना, Yes, sir. तो कैसे ऑसिलेट करेगा? क्या यस सर। इसके अबाउट ऐसे ऑसिलेट कर देगा, और क्या। अरे कॉपी घुमा दो, और क्या, ग्रेविटी चेंज हो गई, खत्म। ठीक है। यस सर। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलो। सर एक बार पिछला स्लाइड दिखाइएगा, वो सर्कुलर मोशन वाला जो बताए थे। ये वाला, हाँ। सर अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो एक सर्किल परफॉर्म करने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा ना। हाँ, तो वो टाइम पीरियड नहीं होगा। वही इसका टाइम पीरियड हो जाएगा इस केस में। तो आप T0 लिखे हैं। ये T0 लिखा है, टाइम पीरियड नहीं लिखा है बेटा। इनिशियल। ये मैंने वो टाइम लिखा है जब यहां पर ये T0 पर था और उसी समय ग्रेविटी भी जीरो हो गई। अच्छा। ठीक है, इस केस में इसका टाइम पीरियड कोई पूछे तो केस ही चेंज हो गया ना। अब ये वो तो रहा नहीं, एसएचएम तो रहा ही नहीं। यस सर, यूनिफॉर्म सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। हाँ, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कंडीशंस होती थी सब लग जाएंगी एक तरफ से। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन v²/r हो जाएगा। क्या आगे बढ़ूं? यस सर। चलो एक चीज सोचकर बताओ, अगला केस है 4, 5 जो भी हो, नंबर पता नहीं। ये आपका जो है यहां पे एक ट्रॉली है और ये अपने नॉर्मल जो एक्सेलरेशन इसका हो सकता था, जो कि हो सकता था जी साइन थीटा से जा रही है। अब सोच के बताओ पेंडुलम के साथ क्या होगा। पेंडुलम के साथ क्या होगा? तो बेसिकली देखा जाए तो पेंडुलम में टेंशन फोर्स था और इफेक्टिव ग्रेविटी का फोर्स बन रहा होगा। इफेक्टिव ग्रेविटी के फोर्स को सोचो जरा, कितना आएगा, कहां आएगा। आप द प्लेन। एक तो mg ये आ गया, और अगर ये इधर जा रहा है जी साइन थीटा से, तो जी इफेक्टिव निकालने के लिए इसका सूडो इधर पड़ जाएगा कितना, mg साइन थीटा का। और एक काम करते हैं, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही जी इफेक्टिव देगा। तो चलो अपन थोड़ा इसको रिजॉल्व करके सॉल्व कर लें। इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। क्या बात समझ में आती है? ये एंगल भी थीटा होगा तो इधर कंपोनेंट कितना आ गया इस ग्रेविटी का, और इधर कितना आ जाएगा। तो क्या इस mg साइन थीटा से ये mg साइन थीटा कैंसिल? क्या मेरा यही जी इफेक्टिव का केस बन जाएगा? तो मैं बोल सकता हूं कि भैया जो ये मेरा पास ये टर्म है यही मेरा जी इफेक्टिव है। अरे बोलो। देखने वाले के लिए देखा जाए तो इधर ग्रेविटी हो गई जी कॉस थीटा की, और ये इसके अबाउट क्या करना शुरू कर देगा। तो सिंपल केस अगर देखें तो कैसा बन जाएगा, यहां पर बेसिकली देखा जाए
तो जी इफेक्टिव इधर बच रहा है, और कितना बन रहा है जी इफेक्टिव की वैल्यू? वो बन रही है जी कॉस थीटा। तो मेरे लिए बस ग्रेविटी इस तरफ है, और इस पॉइंट के अबाउट ये क्या करना शुरू कर देगा? अरे बोलो, समझ गए बात को? ठीक है, अगला आ जाए। ये ट्रॉली ऐसे रखी हुई थी और इधर एक्सेलरेट कर दी ए एक्सेलरेशन से। अब सोचो इस पेंडुलम के लिए क्या, कहां आएगा जी इफेक्टिव? तो कौन कौन से फोर्स हैं उससे देख लो आप, जो ग्रेविटी जैसा सेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक तो नीचे लग रहा होगा क्या, mg, और एक इधर आया होगा कितना, सूडो का ma। इनके रिजल्टेंट से ही जी इफेक्टिव बन रहा होगा। Yes, sir. तो कहीं ना कहीं इधर आ गया होगा mg इफेक्टिव, Yes, sir. और mg इफेक्टिव की क्या वैल्यू होगी? इन दोनों का रिजल्टेंट होगी, जो कि हो जाएगा कितना, अंडर रूट ऑफ mg का स्क्वायर प्लस ma का स्क्वायर। तो mm कैंसिल आउट हो गया, तो जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ। तो आप बस इसको ऐसे मान के चलो कि इस ट्रॉली के लिए, ट्रॉली इधर चल रही है मगर इस ट्रॉली के लिए ग्रेविटी का फील किस तरफ है? ग्रेविटी का फील इस तरफ है, जी इफेक्टिव इस तरफ है। क्या मेरी बात समझ पाए? तो जो आपका पेंडुलम है वो इधर ग्रेविटी एज्यूम करते हुए इस तरह से इस पॉइंट के अबाउट क्या करना शुरू करेगा? रोटेट करना। ऑसिलेट इस तरह से करना शुरू कर देगा। जैसे ये ग्रेविटी, आपको ऐसे देखने में दिक्कत हो तो अपनी कॉपी घुमा लो और ये डायग्राम, इन सबसे मुक्त हो जाओ, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ पाए बेटा? Yes, sir. और कितना ये थीटा बनेगा, अगर मेरे को इस थीटा की कैलकुलेशन करनी होगी, ये थीटा कितना होगा? तो हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं, ये टेन थीटा कितना आएगा, ए बाय जी के बराबर। Yes, sir. ऐसे भी देख सकते हो, इधर रहा होगा जी, इधर रहा होगा ए, ये एंगल थीटा, तो बेसिकली टेन थीटा क्या रहा होगा, ए अपॉन जी, ये ए अपॉन जी। ठीक है, Sir. यहां मैं बना भी देता हूं, ट्रायंगल जो दिख रहा है जी, इधर ए और इधर बना जी इफेक्टिव, और ये एंगल हुआ थीटा। तो टेन थीटा देखो यहां से, टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बाय जी। अगर ट्रॉली रेस्ट पर थी, सुनना क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन कहता है कि ट्रॉली है रेस्ट पर और पेंडुलम ऐसे रहा होगा और सडनली जो है एक्सेलरेट करती है, सडनली एक्सेलरेट करती है ए एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस क्या होंगे? एंगुलर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, एंगुलर एम्पलीट्यूड का मतलब एंगल्स में जो एम्पलीट्यूड बन रहा है, एंगुलर एम्पलीट्यूड क्या होगा ये पूछ रहा है क्वेश्चन। बता सकते हो एंगुलर एम्पलीट्यूड क्या होगा ऑसिलेशन का? एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एम्पलीट्यूड मतलब एंगल में मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, शुरू में रेस्ट पर था, सडनली ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट किया, नई मीन पोजीशन कहां आ जाएगी? शुरू में यहां पर था, नई मीन पोजीशन कहां आ जाएगी? यहां पर। कितने एंगल पर? तो एंगुलर एम्पलीट्यूड कितना हुआ इसका? एंगुलर एम्पलीट्यूड वर्ड को समझो, एम्पलीट्यूड मतलब मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एम्पलीट्यूड मतलब एंगल में डिस्प्लेसमेंट। कितना हुआ? यही थीटा हो गया, इसको थीटा नॉट कह देते चाहे तो ये थीटा नॉट हो गया कितना, टेन इनवर्स। और अगर मेरे को कोई पूछे कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस करेगा अपनी इस इनिशियल पोजीशन से, इस पोजीशन से मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस करेगा, तो वापस से जब ये इसके अबाउट ऑसिलेशन शुरू कर देगा तो यहां तक जाएगा ना,
इतना इसके इधर और जाएगा कितना, थीटा नॉट। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा इसके कंपैरिजन में, तो वो होगा कितना 2, थीटा नॉट। ठीक है। क्या बेटा बात क्लियर है आप लोगों को? ये वाला फिर से बता दीजिए लास्ट वन। ये वाला हाँ एक बार बताओ, ये समझ में आता है? इस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। जी सर। तो अगर यहाँ के कंपैरिजन में मेरे को पूछा जाए कितना मैक्स यहाँ था शुरू में, हाँ और इस पॉइंट के अबाउट अगर ऑसिलेट कर रहा है, जी सर। तो मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस्ड हुआ इसके कंपैरिजन में, इतना। यस सर। तो अगर ये थीटा नॉट तो ये भी थीटा नॉट, तो कितना हो गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन से इसके कंपेयर, Yes, समझ गया। कितना 2 थीटा नॉट। 2 थीटा नॉट, और जो इक्विलिब्रियम बन रहा है वो जी फैक्टर के पास बन रहा है। इक्विलिब्रियम जिस थीटा पे बन रहा है वो तो थीटा ए बाई जी रहा होगा ना, tan इनवर्स ए बाई जी, जी सर। जो निकाला है अभी वहां पर हम लोगों ने, ठीक है। जी सर। लिखा? हाँ सर, हो गया। ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ लॉन्ग पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ लॉन्ग पेंडुलम एक काफी बड़ा पेंडुलम है जिसकी की लेंथ बड़ी है, नोटिसेबल है, मतलब आर के कंपैरिजन में, या लेंथ जो है निग्लिजिबल नहीं है एज कंपेयर टू आर। लेंथ इज, ऐसे लिख सकते हैं, लेंथ इज नॉट निग्लिजिबल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। उसके टाइम पीरियड का जो रिलेशन है, फार्मूला याद रखेंगे, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन जी 1 बाय एल प्लस 1 बाय आर ई। आर ई जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है। इसमें दो केस बना लेते हैं। पहला केस 1, जब लेंथ बहुत छोटी है रेडियस ऑफ अर्थ से, एल की वैल्यू बहुत छोटी है रेडियस ऑफ अर्थ से, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा भी है, तो उस केस में देखा जाए तो 1 अपॉन आर ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर एल बहुत छोटा है तो 1 अपॉन आर ई लगभग लिखा जा सकता है कितना, 0 के बराबर। क्योंकि एल के कंपैरिजन में आर ई बहुत बड़ा है, तो ये वैल्यू इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ी है, तो इनफाइनाइट की तरफ इसके कंपैरिजन में टेंड कर रही होगी, तो ये 1 बाय इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। तो टाइम पीरियड कितना हो गया? ये वाला एल ऊपर चला जाएगा, टाइम पीरियड हो गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी, जो हम लोगों ने पढ़ा भी है। दूसरा एक केस बना ले कि अगर एल की वैल्यू बहुत बड़ी है आर ई के कंपैरिजन में, रेडियस ऑफ अर्थ से भी बहुत बड़ा है जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है, तो इस केस में 1 बाय एल की वैल्यू क्या हो जाएगी लगभग, क्योंकि एल अगर बहुत बड़ा हो गया तो लगभग 0 हो जाएगी इसके कंपैरिजन में। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा इस केस में? 2 पाई अंडर रूट ऑफ, ये 0 हो गया, आर ई ऊपर चला गया, तो टाइम पीरियड क्या हो गया? 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर ई बाय, और इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू कहीं और भी आई थी, याद है किसी को? कहां आया था ये टाइम पीरियड? किसी को अगर याद हो, पहले पढ़ा चुका हूं ये वाला टाइम पीरियड। सर 84.6 मिनट। हाँ, इसकी वैल्यू थी 84.6 मिनट, और ये नियर टू जो अर्थ के नियर जो सैटेलाइट घूमती है उसका टाइम पीरियड है।
84.6 मिनट। ठीक है, ये सेम है जो नियर टू अर्थ जो सैटेलाइट होती हैं उनके टाइम पीरियड के बराबर। नोट कर लीजिए। और अगर लेंथ और आरी दोनों आपस में कंपैरिजन मतलब कंपैरेबल हैं, कह दिया लेंथ 2 आरी के बराबर है या लेंथ पेंडुलम की आरी बाई 2 के बराबर है, तो फिर आप इस फार्मूले का यूज करके टाइम पीरियड ऑफ दैट पेंडुलम निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट बेटा फार्मूला बेस्ड ही है। आगे बढ़े। यस सर। हाँ जी बेटा। अच्छा, टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम, सेकेंड पेंडुलम के नाम से भी जाना जाता है। और क्या होती है इसकी खासियत, क्या क्या होते हैं? इसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड। सिंपल पेंडुलम का जिसका भी टाइम पीरियड 2 सेकंड होगा उसको सेकंड पेंडुलम के नाम से भी जाना जाता है। कितनी लंबाई हो जाएगी, लेंथ निकाल पाओगे कितनी होगी? लेंथ कितनी होगी इसकी? लेंथ कितनी होगी देखो जरा फटाफट। और एक डेटा बता देता हूं, पाई स्क्वायर की जगह लगभग क्या रख सकते हो? जब आप कैलकुलेशन करते हो ना तो पाई स्क्वायर को जी के बराबर रख सकते हो। पाई स्क्वायर को जी के बराबर रख दिया करो, लगभग 9.8 के आसपास ही आता है। कितनी आ रही लेंथ? 1 मीटर। तो सेकेंड पेंडुलम वो पेंडुलम होता है जिस पेंडुलम की लंबाई कितनी हो? 1 मीटर। तो अगर इस पेंडुलम की लंबाई 1 मीटर है तो ये हमारा सेकेंड पेंडुलम के नाम से जाना जाएगा। और सेकेंड पेंडुलम के नाम से जाना जाएगा। और इसका जो टाइम पीरियड आएगा, टाइम पीरियड जो आएगा वो टाइम पीरियड आएगा कितना? 2 सेकेंड। 1 मीटर लेंथ के पेंडुलम को सेकेंड पेंडुलम के नाम से जानते हैं जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी इसकी? फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज की जो है इसकी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर करते हैं, 0.5 की इसकी हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, जिनको नहीं पता लिख दे रहा हूं, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। ठीक, नोट कर लो बेटा फटाफट से। तो पेंडुलम के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके अब यहां से कंप्लीट हो जाएंगे और पेंडुलम का पार्ट आपका यहां पे कंप्लीट होता है। ठीक है, हाँ जी, हाँ आएंगे 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 बेटा, उस पर आएंगे, आ रहे हैं जो भी डिफरेंट केसेस हैं। सर कल आप जो लास्ट क्लास में बताए थे ना, उस समय एक केस आप लिखवाए थे फिर छोड़वा दिए थे। क्या केस वो था? यूट्यूब का केस था। हाँ वो आएंगे आएंगे, इसके बाद आएंगे ना। ठीक है। अच्छा, इसमें एक एक केस और याद आ रहा है पेंडुलम में, वो भी कर लो।
एक मान लो ट्रॉली, एक गाड़ी ऐसे गोल गोल घूम रही है सड़क पे। टॉप व्यू पहले बना देता हूं, ठीक है। ऑल्दो ये आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो कर लेंगे। एक मेरे पास यहाँ पर एक ऐसा ट्रैक है, ठीक है, और इस ट्रैक में ये टॉप व्यू दिखाई दे रहा है आपको। एक कार है जो घूम रही है ऐसे v वेलोसिटी से, और r रेडियस पे सर्कुलर ट्रैक पे घूम रही है। थोड़ा दिमाग लगा के बताओ कि इस केस में जी इफेक्टिव कितना होगा। इसके अंदर एक पेंडुलम है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। गाड़ी ऐसे घूम रही है, यूं गाड़ी ऐसे घूम रही तो क्या होगा। अच्छा, पहले मुझे एक चीज सोच के बताओ, क्योंकि अगर आप सोच लोगे, विजुलाइज कर लोगे सिचुएशन, तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये गाड़ी चल रही थी, ये यूं घूमी, ऐसे दिख रही है ना, ऐसे घूम रही है। अब मुझे एक बार बताओ, पेंडुलम शुरू में ऐसे लटका था, जब ये गाड़ी घूम रही होगी या टर्न पर ऐसे घूम रही है, तो पेंडुलम किधर जाएगा? इधर जाएगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा, या इधर जाएगा। चार सिचुएशन है, एक, सुनना, एक, पहले चलो इसमें बता दो, एक और दो, और ऐसे घूम रही है। आपको क्या लगता है किधर होगा? इन दोनों में से कोई सिचुएशन पे होगा? नो सर, ठीक है, नो सर। इधर आगे पीछे तो नहीं होगा अगर वो यूं घूम रही है, ठीक। अब आया एक, ऐसे होगा या ऐसे होगा अगर यूं घूम रही है? ये पहला, ये दूसरा, सर, सेकंड वाला। सेकंड वाला। सेकंड वाला होगा। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। और क्या लग रहा होगा? एक तो क्योंकि सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, यस तो उसका सूडो फोर्स इधर आएगा। यस सर। तो गाड़ी के अंदर पेंडुलम पे क्या सीन दिख रहा होगा? एक बात सोचे तो, mg का एक g इधर आ रहा होगा, एक्सेलरेशन वाइज ही डायरेक्ट लिख लेते, g इधर आ रहा होगा। और अगर टर्न इस तरफ है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर होगा, यस सर। तो इस पे सूडो फोर्स इधर आएगा। यस सर। और एक्सेलरेशन में ही लिख लेता हूं खाली, तो ये r ओमेगा स्क्वायर होगा। अरे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या लगेगा? r ओमेगा स्क्वायर या v स्क्वायर बाय r, कुछ भी ले लें, v स्क्वायर बाय r, ये चल जाएगा। तो हाँ, तो इसका किधर आ जाएगा? इसका जी इफेक्टिव किस तरफ आ जाएगा? इस तरफ आ जाएगा। और कितना होगा जी इफेक्टिव? अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय आर का। क्लियर है भाई? ये सब कहानी कार के अंदर चल रही है, वहां बना के दिखा दी मैंने। आगे बढ़े, और कुछ नहीं रहता, अब सब हो गया इसमें पेंडुलम में। सर एक बार वो स्प्रिंग को कट करना वो बता दो। स्प्रिंग कट करने से क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, और क्या। आधी स्प्रिंग कर दोगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा, KL कांस्टेंट रहता है। हाँ, अरे उस पे आ रहे हैं चाचा, रुक जाओ, अभी है 2-4-6 केस, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहे चैप्टर खत्म हो गया, अभी है। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ SHM है, थोड़ा डैम्पिंग ऑसिलेशन के बारे में है, थोड़े और डिफरेंट केसेस हैं टाइम पीरियड निकालने के। टनल है, अर्थ के अंदर गड्ढा खोद दिया, वो है, यूट्यूब वाला है, फ्लोट कर रहा है, उसका टाइम पीरियड है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, देखिए अब निकालते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ लिक्विड इन यू ट्यूब। किसी इस तरह की ट्यूब पर हमने एक लिक्विड फिल कर दिया है और उसके टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन को निकालना है। देखिए, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालने के लिए हमें बस रिस्टोरिंग फोर्स का जो मीन पोजीशन है उससे एक्स जो डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच एक रिलेशन बना लेना है। अगर वो रिलेशन हम सक्सेसफुल बना गए तो हमारे लिए निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहां तक लिक्विड भरा हुआ था,
यहां तक लिक्विड भरा हुआ था और ये पूरा ऐसे लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, और यहां से यहां तक की लंबाई जो है वो h है। अब SHM ऑसिलेशन कैसे होगा? अब वो ऑसिलेशन SHM है या नहीं है वो अलग बात हो जाएगी, लेकिन पहले ऑसिलेशन कैसे होगा इस बात को समझ लें। क्या है, अभी ऑसिलेशन तो हो नहीं रहा होगा, ये तो अपने आराम से दोनों रेस्ट पर है पूरा सिस्टम। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके नीचे कर दूं तो ये अपने आप उतना ही ऊपर चला जाएगा। मतलब इसके इक्विलिब्रियम अरेंजमेंट को अगर मैं डिस्टर्ब कर दूं और किसी तरह से यहां प्रेशर फोर्स लगा के इस लिक्विड कॉलम को नीचे कर दिया और ये ऊपर तो नहीं चला जाएगा और फिर छोड़ दूं, तो क्या ये इस तरह से इनका यहां पर ऑसिलेशन शुरू हो जाएगा या नहीं? Yes, sir. क्या ये बात फील कर पा रहे हो आप लोग? Yes, sir. अब इसको, ये इसकी मीन पोजीशन थी जहां पर ये शुरू में था अपना रेस्ट पर। हमने मीन पोजीशन से किसी डिस्प्लेसमेंट एक्स पर बात कर ली। अब कहां तक किया है नीचे उससे मतलब नहीं है, लेकिन किसी उस पर एक्स पर है, तो ये इससे कितना ऊपर रहा होगा? एक्स पे। तो अभी इस केस में लिक्विड जो है यहां तक रहा होगा। सवाल ये उठता है कि नीचे, अब इस केस में क्या होगा? इस केस में हो सकता है कि ये नीचे आ रहा हो और ये ऊपर आ रहा हो। सवाल ये उठता है कि ये अपने आप को मीन पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगा क्यों? प्रॉब्लम क्या हो गई है? प्रॉब्लम क्या हो गई जिसके कारण ये ऐसा कर रहा है? क्योंकि आपने इक्विलिब्रियम बिगाड़ दिया है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं प्रेशर में डिफरेंस ला दिया है। तो ये वापस जो आने की कोशिश करेगा इस जगह पर, ये वाला लेवल नीचे और ये वाला ऊपर, ये जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया है उस प्रेशर डिफरेंस के कारण ही आने की कोशिश करेगा। तो मेरे लिए रिस्टोरिंग फोर्स क्या बना? हमें कभी भी ऑसिलेशन में निकालना है टाइम पीरियड, तो हमेशा इस बात पे देखना है कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या बना। रिस्टोरिंग फोर्स के लिए जिम्मेदार कौन है? रिस्टोरिंग फोर्स के लिए जिम्मेदार है जो प्रेशर डिफरेंस हमने क्रिएट कर दिया। प्रेशर डिफरेंस जो हमने क्रिएट किया है वो रिस्टोरिंग फोर्स के लिए हमारा क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। तो उस प्रेशर डिफरेंस से अगर मैं सोचूं कि कितना फोर्स आ रहा है, तो जरा आप एक बात बताओ, कितना रिस्टोरिंग फोर्स आएगा? प्रेशर डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ इन दोनों लेवल्स के बीच में? तो इन दोनों लेवल्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस देखो तो कितना हो गया, देखो जरा कितना आ गया प्रेशर डिफरेंस। हाँ, एरिया ले लेंगे फोर्स निकालने के लिए। इसका एरिया ए है, इसका एरिया ए है। प्रेशर डिफरेंस कितना हो गया? प्रेशर डिफरेंस हो गया प्रेशर रो जी एक्स। कहां भाई? इन दो लेवल्स के बीच का प्रेशर डिफरेंस ही तो रिस्टोर करा रहा है, 2x। ठीक भाई, इसका लेवल नीचे आ गया और इसका लेवल ऊपर आ गया, तो इन दो लेवल्स का प्रेशर डिफरेंस ही रिस्टोर कराने की कोशिश कर रहा है। और फोर्स निकालना है तो फोर्स क्या हो जाएगा? प्रेशर इंटू एरिया। एरिया इसका, ये वाला एरिया, ये एरिया, इसको हमने कह दिया ए, तो ये लिख दिया ए। तो रिस्टोरिंग फोर्स एफ कितना बन गया मेरे लिए? रिस्टोरिंग फोर्स मेरे लिए बन गया रो जी 2a x, ये बन गया। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? ठीक, चलिए अब थोड़ा सा इसको और अपने हिसाब से अरेंजमेंट करें। एक बात तो मोटा मोटा ये देखो कि SHM आ गया या नहीं आ गया। क्या ये SHM आ गया या नहीं आ गया? देखिए माइनस साइन बस ये दिखा रहा है कि रिस्टोर कर रहा है। हम अगर कैलकुलेशन से हटा भी दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि x का पावर 1 है ना। कि x की पावर आ गया क्या? 1 आ गया 1। और x की पावर अगर 1 आ गया तो फिर तो ये SHM का कंडीशन बन गया। और फोर्स कांस्टेंट कितना बन रहा है? देखो कितना फोर्स कांस्टेंट। क्या ये चीज मेरी फोर्स कांस्टेंट बन गई भैया? F प्रोपोर्शनल x हो गया। मेरी बात सुनो, माइनस साइन सिर्फ ये दिखा रहा है रिस्टोरिंग है। और क्या इस बात को देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि रिस्टोरिंग है? क्योंकि ये ऐसा हुआ, जैसे ही ये लेवल ऐसा हुआ, प्रेशर डिफरेंस कैसे रिस्टोर कर रहा है? सुनो, ये चीज आने की कोशिश करेगी किधर? नीचे। ठीक, अब जब ये नीचे आएगी तो ये ऊपर जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आ गए, यहां रुक जाना चाहिए था, लेकिन इनके पास क्या थी? वेलोसिटी। तो फिर ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। मेरी बात समझे? तो ये चक्कर ऐसा इनका
चलता रहेगा। तो मेरा, मुझे ये तो समझ में आ गया कि रिस्टोरिंग है, तो और मेरा एफ प्रोपोर्शनल एक्स बन गया। और ये जो टर्म है, ये मेरा क्या हो गया एक तरीके से फोर्स कांस्टेंट। जैसे स्प्रिंग में निकालते थे, तो स्प्रिंग में फोर्स कांस्टेंट निकालते थे, ये मेरा फोर्स कांस्टेंट हो गया के। तो मेरे यहां के की वैल्यू कितनी आ रही है, रो जी टू ए। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है इतनी? तो टाइम पीरियड क्या लिख सकते हैं, स्प्रिंग वाले ही लिख दो टाइम पीरियड, 2 पाई रूट ऑफ एम बाई के होता था ना स्प्रिंग में, बस के फोर्स कांस्टेंट होता, तो यहां क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम। एम किसका, पूरी ट्यूब का मास। और ये लेंथ अगर मैं निग्लिजिबल कर दूं, इस लेंथ को निग्लिजिबल कर दूं, तो पूरी ट्यूब का मास मतलब पूरे ट्यूब में लिक्विड का मास कितना होगा, लिक्विड का मास कितना होगा, लिक्विड की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। कितना हो गया टोटल वॉल्यूम, कितना हो गया टोटल वॉल्यूम भाई, ये लेंथ h, ये भी लेंथ h, तो 2h लेंथ हो गई। ये निगलेक्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो कितना वॉल्यूम हो गया, 2h इंटू ए। क्या ये बात हो जाएगी? फोर्स कांस्टेंट कितना हो गया, रो जी टू ए। ए से ए कट गया, 2 से 2 कट गया, रो से रो कट गया, टाइम पीरियड कितना आ गया, क्या बात क्लियर है? या फिर अगर लिक्विड की लेंथ एल है, तो यही चीज क्या लिखी जा सकती थी, एच तो हाइट हो गई, 2 पाई रूट ऑफ, इफ टोटल लेंथ एल क्या है, एल हो गई टोटल लेंथ ऑफ लिक्विड। एल क्या हो गया, क्योंकि अगर ये टोटल लेंथ एल हो गई ये, तो एच जो है बेसिकली क्या हो गया है, नहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, एच की जगह 12 रख दूंगा, उल्टा लिख दिया। नहीं 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 नहीं, एच और एल में क्या रिलेशन हो जाएगा, एल बराबर है एच बाई टू। एल, अगर ये लेंथ एल है, एक मिनट में कंफ्यूज हो रहा हूं, अगर ये लेंथ एल है तो एल और एच में क्या रिलेशन हो गया, एच की वैल्यू जो हो गई एल बाई टू हो गई ना, हाँ ठीक लिखा था, एल बाई टू जी। एल क्या हो गया, यहां पर लिख लेंगे, एल है लेंथ ऑफ, टोटल लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम। एल को लिख लेंगे टोटल लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम। वैसे आप ये फार्मूला याद रखो, एच उसकी हाइट है, टोटल लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम, अगर इन केस कभी एस में पूछ दे तो, ऑफ लिक्विड। बस सिर्फ और सिर्फ दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब करो, निकालने का फंडा यही है, इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब करो और रिस्टोरिंग फोर्स को एक्स के टर्म में इक्वेशन बना लो, और एक्स कहां से हमेशा लेना है, मीन पोजीशन से। बस हो गया काम आपका। यहाँ जब मैं मास लेती हूँ तो बस लिक्विड का लेना था, ट्यूब का भी दिया रहता था। नहीं, ट्यूब थोड़ी ना एसएचएम कर रही है, ट्यूब भी एसएचएम कर रही है। नहीं एसएचएम कौन कर रहा है, लिक्विड कर रहा है ना, लिक्विड का था। तो लिक्विड का मास डालोगे। अब तुम कहो कि सर हम सॉल्व कर रहे हैं, हम अपना भी मास डाल दें, तो क्या भाई, ठीक है चले भाई अगला करें। हाँ हाँ, लिक्विड भी जो ट्यूब भी ऊपर नीचे होता तो एम रिड्यूस्ड वाला लग जाता ना उसमें। ट्यूब भी अगर ऊपर नीचे हो रहा होता लेकिन वो उसके साथ कुछ कनेक्शन ऐसा बैठता तो कहीं ना कहीं शायद फिट हो जाता, कुछ ऐसा अरेंजमेंट रहता कि उसके फ्रिक्शन से ट्यूब भी घूम रही है, कुछ कर रही है, वहाँ पर एम रिड्यूस्ड वाला लग सकता है। हाँ, लेकिन ऐसी चीजें मतलब बनती नहीं है, पूछता नहीं है ऐसा कुछ। हाँ जी, ये जो L की वैल्यू है, मतलब जो L पूरा लेंथ है, हाँ, कहाँ से कब तक होगा, एक बार वो डायग्राम बताइए। वो जो लिक्विड की टोटल लेंथ है, वो हर बार सेम ही होगा, वो तो हम, वो तो एच था जब शुरू में, जब इक्विलिब्रियम में है तो नीचे तक की लंबाई, जी सर। और एल लिक्विड की टोटल लेंथ हो गई, तो हाँ सर, टोटल लेंथ तो ये ऊपर जाए नीचे जाए क्या फर्क तो नहीं पड़ेगा। ठीक है। लेकिन जो बेंडिंग हुआ होगा सर, इसको निग्लेक्ट किया है बेटा हमने, इस वाले पार्ट को क्या किया हुआ है, इस लंबाई को क्या रखा है, निग्लेक्ट किया। ये बहुत नैरो ट्यूब है, बिल्कुल समझ रहे हो, इतना डायग्राम में ऐसा दिखाया है, अदरवाइज तो ये यूट्यूब ऐसी होती है बिल्कुल यू, ठीक है।
तो ये लगभग लंबाई क्या है, ये वाली जो लेंथ आप कह रहे हो ये निग्लिजिबल है, ठीक है। सर इधर आप थोड़ा सा कम बनाए एल में, अगर ऊपर तक होना चाहिए ना, लेफ्ट साइड वाले में आर्म में। हाँ, ये इसको या तो यहाँ से यहाँ ले लो या यहाँ तक ले लो, हाँ यहाँ तक, यहाँ से शुरू किया ना, हाँ तो ये हो गया। मतलब ये लेंथ लिक्विड की लेंथ, लिक्विड की पूरी लेंथ है, ठीक है। और हाइट इसकी जब ये इक्विलिब्रियम में था तो इक्विलिब्रियम में से नीचे तक की हाइट है, तो किसी भी टर्म में क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। अगला आ जाए। वो डैम्पिंग वाला। जी सर हो गया। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ट्यूब ऐसे है, इसके लिए क्या आप निकाल पाओगे, देखो बताओ मुझे। ये दो ट्यूब है और एक अल्फा पे इंक्लाइंड है और एक बीटा पे इंक्लाइंड है, और इसमें लिक्विड भरा है, इसका टाइम पीरियड निकाल पाओगे, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। अगर डेरिवेशन पीछे वाला समझा है तो इसको कर ले जाओगे। एंगल वैंगल देखने में अगर आपको दिक्कत आए तो सबसे अच्छा तरीका होता है आप सीधी सीधी लाइनें बना लो, लाइनें बना लो, आपको एंगल वैंगल देखने में दिक्कत नहीं आएगी कि ये अल्फा और ये बीटा, लाइंस पे सोच लो, मतलब ट्यूब बनाने की बजाय। चलो भाई बता दो, रिस्टोरिंग फोर्स अगर लिख ले गए तो हो जाएगा। रिस्टोरिंग फोर्स कितना बोल रहे हो? क्रॉस सेक्शन एरिया ये ले लो इसका। हाँ बताओ, रिस्टोरिंग फोर्स क्या बता रहे हो? इसको आप हाइट h मान लेना, वो दोनों की इनिशियल कंडीशन में सेम ही रहेगी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। रिस्टोरिंग फोर्स बता दो भाई, इतने समय का थोड़ी ना होता है रिस्टोरिंग फोर्स। वो जी अगर एक हमारा आपको सेम ही ना जाए तो वो प्रेशर डिफरेंस का एंगल तो नहीं आता हाइट तो आती है ना सर। रो जी 2h इनटू है है? सर, रो जी h इनटू h कहां से? मैं वो रिस्टोरिंग फोर्स पूछ रहा हूं पहले। ये अपनी मीन पोजीशन से x नीचे गया होगा और ये अपनी मीन पोजीशन से x ऊपर गया होगा। Yes, sir. इन दोनों लेवल पे ही जो प्रेशर डिफरेंस है वही तो मेरा रिस्टोरिंग फोर्स में हेल्प करेगा। ये डेल्टा P इंटू ए, डेल्टा P मेरा कितना बनेगा ये बताओ ना। रो जी x sin बीटा प्लस एक्स साइन बीटा, हाइट चाहिए होगी मुझे प्रेशर डिफरेंस के लिए, x तो ये हाइट कितनी हो गई, ये हाइट एक्स साइन अल्फा, और ये वाली हाइट कितनी हो गई, ये वाली x sin बीटा एक्स साइन बीटा। मेरे को तो हाइट से मतलब है ना प्रेशर डिफरेंस निकालने के लिए। अरे क्या नहीं समझ पाए भाई? तो कितना आ गया रिस्टोरिंग फोर्स? रो जी ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इंटू एक्स बन गया। ये हो गया मेरा फोर्स कांस्टेंट। ये प्रेशर डिफरेंस वाली बात समझ पाए, नहीं समझ पाए? यहां पर था शुरू में, इनिशियली दोनों लेवल सेम था, इसको मैंने डिस्प्लेस किया एक्स लेंथ, तो यहां पहुंच गया, ये पहुंच गया होगा एक्स ऊपर, यहां पहुंच गया। अब इन दो लेवल्स का प्रेशर डिफरेंस क्या है, तो उसके लिए मुझे इसमें इंटरेस्ट है कि ये हाइट कितनी है, तो इनके हाइट का डिफरेंस देखना है। तो ये हाइट कितनी, ये हाइट देखा जाए तो ये हो गया अल्फा है, तो ये भी अल्फा, तो ये हाइट हो गई एक्स साइन अल्फा, तो यहां तक मेरी ये हाइट हो गई एक्स साइन अल्फा। और ये हाइट कितनी, तो ये बीटा, तो ये बीटा, तो ये भी बीटा, तो ये हो गया मेरा एक्स साइन बीटा। तो ये वाली हाइट यहां तक हो गई कितनी मेरी,
एक्स साइन बीटा, तो टोटल इनके बीच का जो दोनों लेवल्स के बीच का लेंथ हो गया वो एक्स साइन अल्फा प्लस एक्स साइन बीटा हो गया। तो रो जी लेंथ जो हाइट है कॉलम की इंटू ए, ये मेरा बन गया फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट कितना आ गया यहां से देख लो भाई, फोर्स कांस्टेंट आ गया मेरा के पास कितना, फोर्स कांस्टेंट के की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई मेरी रो जी ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। और अब तो क्या निकालना है, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई रूट ऑफ m बाई के। मास लिक्विड का कितना मास हो जाएगा, कितना मास हो जाएगा लिक्विड का देख लीजिए, निकाल पाएंगे भाई लिक्विड का मास। तो कितना लिक्विड की टोटल लेंथ है वो लेंथ निकाल लो। ये लेंथ कितनी होगी, अगर ये h है तो ये कितना हो जाएगा, ये वाली लंबाई, अगर ये h है तो ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी, h पे देख लो, ये वाली लंबाई नहीं निकाल पाओगे ट्रायंगल से, कितनी हो गई अगर ये इक्विलिब्रियम पे h पे था, sin alpha h by sin alpha h बाय साइन अल्फा, और ये हो गया h बाय cos alpha cos beta sorry साइन बीटा। तो मास कितना हो जाएगा, मास को अलग निकाल लेते हैं, तो मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया एरिया, और टोटल लेंथ, टोटल लेंथ तो वो हो गई कितनी h बाय साइन अल्फा प्लस h बाय साइन बीटा। क्या भैया एक्सप्रेशंस बना लेंगे आप, Yes, sir. अरे आप आगे सॉल्व कर लेंगे, मास ये दे दिया के ये दे दिया, रख के जो कट पिट रहा है वो जो भी है वो निकल आएगा या नहीं निकल आएगा ये बताओ। आ जाएगा सर। एच के टर्म में निकालना है, जो भी डेटा दिया हो, मतलब मेरे पास डेटा क्वेश्चन क्या दे रहा है उसके हिसाब से मैं निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और चेक करके देख लो पिछले वाले यूट्यूब के केस में अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या बन रही थी। अगर पिछले वाले यूट्यूब वाले केस को देखें तो अल्फा बीटा क्या था 90 डिग्री, 90 डिग्री। अल्फा बीटा मेरा 90 डिग्री बन रहा था। तो देखो वही क्वेश्चंस आ जा रही हैं कि नहीं, साइन 91 हो जाता है। क्लियर है भाई। Yes, sir. अब बात कर लेते हैं, एक केस ऐसा है जिसमें एक बीकर में पानी भरा हुआ है या लिक्विड भरा हुआ है और यहां पे एक सिलेंडर है जो फ्लोट कर रहा है, एक सिलेंडर है जो फ्लोट कर रहा है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और ये हाइट h कह दी मैंने, और ये h हाइट है इक्विलिब्रियम पर, जब ये इक्विलिब्रियम पर था, इक्विलिब्रियम पर था, ये अभी इक्विलिब्रियम पर है और इस तरह से आराम से अपना जो है कंटेनर रखा हुआ है, इस पे फ्लोट कर रहा है। ठीक, इसका मास जो है हम ले लेते हैं m मास है, जहां भी जरूरत आएगी। डेंसिटी इसकी सिग्मा ले लेते हैं, लिक्विड की डेंसिटी रो ले लेते हैं, अपनी जैसी जो जरूरत होगी उसके हिसाब से डेटा रखते जाएंगे। अच्छा, किया क्या हमने, किया ये कि ये अभी इक्विलिब्रियम में था और मैंने इसका इक्विलिब्रियम खराब कर दिया। हमने कहा चलो ये अच्छा नहीं लग रहा है, रखा हुआ आराम से बैठा है, चलो इसको खराब करते हैं। क्या किया, अच्छा अभी हो क्या रहा होगा, ये इक्विलिब्रियम में होगा क्यों,
पहले उसकी बात करें। ये फ्लोट कर रहा है ऐसे इक्विलिब्रियम में, क्यों होगा, क्या हो रहा होगा, फिजिक्स की भाषा में अगर देखें तो क्या हो रहा होगा अभी, क्या चीज हो रही होगी, बाउंड फोर्स बैलेंस के बराबर होगा। बायंस फोर्स लग रहा होगा और वो बैलेंस कर रहा होगा किसको, mg को वेट को, इसके वेट को। अच्छा बायंस फोर्स कितने वॉल्यूम से लग रहा होगा, ये वाले डूबे हुए वॉल्यूम से। डूबा हुआ वॉल्यूम तो अच्छा बायंस फोर्स कितना लग रहा होगा, तो लिक्विड का जो बायंसी फोर्स है वो mg के बराबर रहा होगा। बायंसी फोर्स होगा कितना इस सिचुएशन में, बायंसी फोर्स कितना रहेगा एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। तो हमने कहा बायंसी फोर्स रहा होगा रो, लिक्विड की डेंसिटी, और ये वाला वॉल्यूम डूबे हुए हिस्से का वॉल्यूम कितना हो गया होगा, ए एरिया ए और एच, यही हुआ होगा, Yes, sir. ठीक है। तो वी रो, ये तो हो गया वी रो जी, और ये बराबर हो गया होगा किसके, mg के। m कितना लिख सकता हूं, अच्छा एक बताओ, इसकी डेंसिटी अगर सिग्मा है और इसकी पूरी लेंथ में l ले लेता हूं, पूरी लेंथ मैंने क्या ले ली l, तो क्या लिख सकता हूं, सिग्मा a इंटू एल, सिग्मा इंटू वॉल्यूम, ये वॉल्यूम हो गया भाई, एरिया इंटू लेंथ इंटू जी, जी से जी कैंसिल आउट हो गया। एक मेरे पास ये इक्वेशन ए से ए भी उड़ा देते हैं, मेरे पास एक इक्वेशन आ गई कि रो एच की जो वैल्यू है वो सिग्मा एल के बराबर है। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, कहीं जरूरत हुई तो रख लेंगे। हमने कहा इसको हमने इसकी मीन पोजीशन से डिस्टर्ब कर दिया और इसको हमने थोड़ा नीचे खिसका दिया, यहां नीचे खिसका दूं या ऊपर खिसका दूं। अब बताओ क्या हुआ, अब बताओ क्या हुआ, इतना ये एच लेंथ था, इतना तो ये एच लेंथ था, ये एच था, ये वाली लेंथ एच थी, हमने एडिशनली और कितना खिसका दिया नीचे, एक्स नीचे और खिसका दिया मीन पोजीशन से। एच तो डूबा ही हुआ था, एक्स नीचे और खिसका दिया। क्या हुआ फोर्स वाइज, आप देखो क्या हुआ, हुआ क्या, बायंसी फोर्स बढ़ गया, बायंसी फोर्स बढ़ गया। क्यों, पहले इतने वॉल्यूम की बायंसी लग रही थी, अब इतने वॉल्यूम की बायंसी लग रही, तो बायंसी फोर्स बढ़ गया। बायंसी फोर्स बढ़ गया तो ये ग्रेविटी से बढ़ गया, ग्रेविटी जो वेट है वेट से बढ़ गया, तो किधर जाने की कोशिश करेगा, ऊपर जाने ऊपर का की तरफ। ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और यहां पर आएगा नेट फोर्स हो जाएगा कितना, जीरो। Zero. लेकिन क्या ये यहीं रुका रहेगा, कुछ तो वेलोसिटी गेन कर ली होगी ना, Yes, sir. और उस वेलोसिटी कार्ड किधर चला जाएगा, ऊपर। और जैसे ही मीन पोजीशन को चेंज करके ऊपर जाएगा, फिर क्या होगा, बायंसी फोर्स की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा, कम हो जाएगी। ग्रेविटी की ज्यादा रहेगी, तो फिर अब वापस आने की कोशिश करेगा किधर। नीचे तो इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि मोशन कैसा होगा, Yes, sir. ऑसिलेटरी। नहीं एसएचएम नहीं होगा भाई, अभी तक तो यही पता चला है कि मोशन ऑसिलेटरी है। एसएचएम के लिए तो एक कंडीशन फुलफिल और होनी चाहिए ना, खाली ऑसिलेटरी से नहीं बनेगा ना काम। रिस्टोरिंग फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इतना बायंसी जो इंक्रीज हुआ एक्स के कारण। भाई इतने वॉल्यूम का तो वेट बैलेंस ही हो रहा है ना, Yes, sir. इतनी जो एक्स्ट्रा बायंसी आई है इसी के कारण रिस्टोर कर रहा है वो। तो रिस्टोरिंग फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है इंक्रीज इन बायंसी फोर्स। और वो इंक्रीज कितना है बायंसी फोर्स का, अगर इसकी डेंसिटी लिक्विड की रो है तो रो ए एक्स, यही वॉल्यूम है इतना, इंटू जी, बोलो यही मेरा रिस्टोरिंग फोर्स एफ हो गया। तो एफ बराबर मैंने लिख दिया रो ए जी एक्स। बोलो क्या ये एसएचएम है या नहीं, Yes, sir. एफ प्रोपोर्शनल हो गया किसके, फोर्स कांस्टेंट हो गया मेरा कितना, Rho AG AG. अब तो क्या खत्म है, टाइम पीरियड कितना हो गया, एम किसका, By K. एम किसका, Yes, sir. किसका एम पड़ेगा, बॉडी का, इस ब्लॉक का। तो या तो ये डाल दें या तो ये डाल दें, ये भी एक आंसर हो गया। अगर एम के टर्म में चाहिए मेरे को एम ब्लॉक का रो ए जी, या फिर और क्या बन सकता है 2 पाई, एम की जगह क्या रख दे, एम की जगह देखो, एम की जगह रो ए एल रख सकते हैं, सिग्मा ए एल, सिग्मा ए एल बाय रो ए जी, Rho AG. ए से कैंसिल आउट हुआ, ठीक। Yes, sir. सिग्मा एल की जगह रो एच रख सकते थे, Yes, sir. तो और क्या लिख सकते हैं, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ, सिग्मा एल की जगह वहां से उठा के रख देते हैं रो एच बाय रो जी, Rho G. तो ये कैंसिल आउट हुआ, टाइम पीरियड क्या आ गया, 2 pi root H by G.
Yes, sir. अरे समझ पाए? Yes, sir. फोर्स कांस्टेंट ये निकल के आ गया रो एजी। फोर्स कांस्टेंट मेरा रो एजी निकल कर आ गया और यहाँ से हम सीधे सीधे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ इंक्रीज इन बायनेंसी फोर्स क्यों लेंगे? रिस्टोर कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा फोर्स है? अभी तक जितने भी देख रहे थे हम लोग, हर जगह हमने ये देखा रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा है। टाइम पीरियड जब निकाला तो टाइम पीरियड निकालते समय पेंडुलम वाले में जब टाइम पीरियड निकाल रहे थे तो पेंडुलम के ऊपर फोर्स कितने लग रहे थे, एक बात बताओ, टोटल फोर्स कितने लग रहे थे? सर एक तो टेंशन यस सर, और एक ग्रेविटी। यस सर। लेकिन क्या मैंने टेंशन को कहीं इंक्लूड किया? नहीं सर, क्योंकि टेंशन मेरा कहीं रिस्टोर हो रहा होगा। नहीं, रिस्टोर नहीं करा रहा था ना, टेंशन तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर था ना। हाँ सर। तो मुझे उसी फोर्स में इंटरेस्ट है जो रिस्टोर कराने का नेचर रख रहा है, और उस फोर्स का मुझे चाहिए जो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच रिलेशन। तो जब ये नीचे आया तो इस पर जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स तो क्या लग रहा होगा, ग्रेविटी का, और जितना ये है इसका रिजल्टेंट। मेरी बात समझे? एक तो नीचे ग्रेविटी और जो एचपी लग रहा होगा टोटल। हाँ, जो टोटल इतने वॉल्यूम H प्लस एक्स के जो वॉल्यूम से लग रहा होगा, यस सर। उन्हीं का रिजल्टेंट मेरा रिस्टोरिंग बनेगा। यस सर। तो एक बात बताओ, इतने वॉल्यूम की वजह से तो ग्रेविटी बैलेंस हो रही थी पहले, यहां मुझे दिख ही रहा था। हाँ सर। तो एक्स्ट्रा फोर्स कौन सा है, यही तो बचा होगा। यस सर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? सर वो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो रहे होंगे, हाँ। तो मैं उसको मतलब अननेसेसरी ऐड ही क्यों करूं, जब मुझे सीधा दिख रहा है कि रिस्टोर कराने के लिए जो रिजल्टेंट है वो इतने ही कारण एक्स्ट्रा बना है। बस जो इतने वॉल्यूम के कारण जो फोर्स आया है उसने तो कैंसिल कर दिया होगा mg से। mg को, यस सर। तो मेरे लिए यही रिस्टोरिंग फोर्स हो गया इतने वॉल्यूम का बाइंसी। ठीक, यस सर। इसका भी फार्मूला वैसे ही बन जाता है जैसा वो यूट्यूब वाले का आया था। बस h याद रखेंगे कि इक्विलिब्रियम पर उसकी वो लेंथ है, जो डूबा हुआ हिस्सा है उसकी लेंथ है, अगर डायरेक्ट करना है। अदरवाइज तो आप कैसे भी कर सकते हैं। अगले केस में आए। और यहां ये कंडीशन है कि जो सिग्मा है वो छोटा है रो से, तभी फ्लोटिंग की कंडीशन बनेगी। आगे बढ़े। Yes, sir. देखिए, खूब एक बहुत कठिन सा क्वेश्चन बना देते हैं, लेकिन अपने आप में होगा बहुत सीधा सीधा सॉल्व अगर थोड़ा दिमाग लगा दोगे। एक वायर है जिसका यंग मॉडुलस है y, एरिया क्रॉस सेक्शन a, लेंथ l। ठीक, इसके बाद जो है एक इससे कनेक्ट कर दिया मैंने, ब्लॉक कनेक्ट कर दिया जिसका मास है m और डेंसिटी है रो, सिग्मा ले ली। ठीक, और इसको मैंने डुबा रखा है एक पानी में, पानी या लिक्विड में डुबा रखा है, और इसकी डेंसिटी है रो। ठीक है, और यहां एक स्प्रिंग भी लगा रखी है। अब देखा जाए तो अपने आप में जो है बोलोगे क्या क्वेश्चन आपने इतना गंदा सा दे दिया, और कह रहा है कि इसका टाइम पीरियड बताओ क्या होगा। इसको इसकी पोजीशन से हल्का से डिस्प्लेस कर दिया और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा ये बताओ, कैसे करेंगे। क्वेश्चन आसान है, देखने में बस कठिन लग रहा है। क्या होगा सर वहाँ पर? सबको स्प्रिंग बना लो, सबको क्या बना लो, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, नीचे वाला पैरेलल में हो जाएगा। सबको स्प्रिंग बना लो। एक बात सोचो, इस अरेंजमेंट को हम फोर्स कांस्टेंट के टर्म में ही तो सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो क्या कर सकते हैं, चलो ऊपर वाला स्प्रिंग बन के क्या बन जाएगा, कितना के बन जाएगा इसका, YA/L। YA/L। बोलो बात समझ में आती है। यस सर। नीचे ये ब्लॉक लग गया एम मास का, Yes, sir. एक स्प्रिंग तो लगी थी के की, और पानी के कारण भी जो ये लिक्विड के कारण जो फोर्स कांस्टेंट बना होगा उसको भी लिख दिया के, और उसकी वैल्यू क्या रही होगी,
उसकी वैल्यू क्या रही होगी, अभी बताया। फोर्स कांस्टेंट कितना बना था, रो, इसका एरिया ए है, इसका एरिया ए डैश लिख लो, ऊपर वाले का एरिया ए था, रो ए डैश जी। बोलो समझे। अरे ये पीछे फोर्स कांस्टेंट बनाया था, कहां बनाया है फोर्स कांस्टेंट, ये रहा ना फोर्स कांस्टेंट। तो उसको भी मैंने एक स्प्रिंग जैसा कन्वर्ट कर लिया। अब क्या हो जाएगा बताओ, टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, निकाल पाओगे। 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय, ये सारी स्प्रिंग्स किस में है, पैरेलल में। सब पैरेलल में। क्या आंसर हो गया, y a बाय एल प्लस के प्लस रो ए डैश जी। बोलो, Yes, sir. जेई एडवांस का क्वेश्चन है, और लो। क्या मेरी बात समझ में आ गई। चलो इसी में एक क्वेश्चन मुझे ये बताओ, यहां पर एक पूरा लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, एक ये अपने पास सिलेंडर है, ये एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, और ये सिलेंडर जो है यहां स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, लिक्विड की डेंसिटी रो, टाइम पीरियड क्या होगा। टू अंडर रूट एम बाय रूट एच इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, रो एच ये प्लस रो ए। रो एच। यस देखो थोड़ा दिमाग लगाओ उसके बाद काम करो। क्या आपको लगता है यहां पे बायंसी का कोई रिस्टोरिंग नेचर बन रहा है ऑसिलेशन में, मीन पोजीशन से चेंज करने पर कर गया है ना, मीन, पूरा इमर्स इफेक्ट आएगा। एक बात मुझे सोच के बताओ, मीन पोजीशन से शिफ्ट करने पर बायंसी फोर्स में कभी कोई फर्क पड़ा है क्या, नो सर। क्या बायंसी पे कोई फर्क पड़ा है। अच्छा यहां रखा था तो बायंसी कुछ और लग रही थी, और नीचे थोड़ा खिसका दोगे तो बायंसी कुछ और लगेगी, ऐसा है क्या। नो सर, सेम रहेगा। तो क्या बायंसी कभी रिस्टोर कराने का कोई काम कर रही है क्या इस सिचुएशन में, नो सर। तो क्या यार वो टाइम पीरियड में फर्क डाल पाएगी क्या, नो सर। इसका क्या टाइम पीरियड रहेगा। यहां पे क्यों ऐसा हुआ, यहां क्या हुआ, यहां देखो मैंने पूरा नहीं डुबोया था, आधा आधा तो जैसे ही नीचे जाएगा तो बायंसी बढ़ेगी, और बायंसी बढ़ेगी तो वो अपना एक एक्स्ट्रा रिस्टोरिंग देगी उसको, तो इसलिए बायंसी फोर्स हमारा फोर्स कांस्टेंट में इंक्लूड हो गया। लेकिन यहाँ पे बायंसी फोर्स क्या फोर्स कांस्टेंट में इंक्लूड होने का कोई सेंस बन रहा है क्या, नो सर। रिस्टोर कराने में सिर्फ और सिर्फ जो रोल प्ले कर रहा है वो कौन कर रहा है, स्प्रिंग ही कर रही है, और कोई रोल अपना प्ले नहीं कर रहा। अच्छा इससे ही मुझे एक केस और याद आया, पेंडुलम के केस में एक लिक्विड वाला केस रह गया, वो भी बता देता हूँ। पेंडुलम के केस में एक लिक्विड वाला केस है, वो बता देता हूँ। टाइम पीरियड का लिक्विड का क्या फर्क पड़ता है पेंडुलम के केस में। इनको बैक स्लाइड कीजिए। तो यहाँ आप एक वापस करें, यस सर। तो यहाँ आप एक बात ये लिख लीजिएगा कि स्प्रिंग मास सिस्टम अगर पूरा सबमर्ज है लिक्विड में, तो उसके टाइम पीरियड पर लिक्विड की डेंसिटी या लिक्विड का कोई असर नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगा। मगर अगर ये पेंडुलम का केस होता, पेंडुलम को हम लोग किसी लिक्विड में डाल देते तो क्या फर्क पड़ता, उस पर देखते हैं क्या उसका कोई फर्क पड़ता या नहीं पड़ता। तो यहां पर पेंडुलम है कोई, और ये एक लिक्विड में है, और अब इस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो एक बात देखो इस पे क्या फर्क पड़ेगा, इसके टाइम पीरियड पर क्या फर्क पड़ेगा। तो आप एक बात देखिए, इस पर बायंसी फोर्स लग रहा होगा, यस सर। क्योंकि पेंडुलम को
जब आप मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं तो ग्रेविटी का मैटर करता है, स्प्रिंग में मैटर नहीं करता है। यहां ग्रेविटी मैटर करती है क्योंकि ग्रेविटी का एक कंपोनेंट इसको रिस्टोर करा रहा होता है। और अब अगर देखो आप तो ग्रेविटी पे क्या फर्क पड़ा, मैं टेंशन छोड़ देता हूं क्योंकि टेंशन मेरा रिस्टोरिंग नहीं है, मैं खाली ग्रेविटी पे सोचूं तो ग्रेविटी पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो एक तो इस पे mg लग रहा है और एक इस पे लग रहा होगा ऊपर की तरफ बाइंसी फोर्स, Yes, sir. और कितना लग रहा होगा, मैंने कह दिया v रो जी कह सकता हूं अगर इसका वॉल्यूम v है तो। जी सर। ठीक, अच्छा mg को क्या लिख सकता हूं, अगर इसका डेंसिटी सिग्मा है तो सिग्मा इंटू वीजी लिख सकता हूं। Yes. तो आप एक बार बताओ कितना आ गया मेरे पास, अगर मैं देखूं तो मेरे पास इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे की तरफ आ गया जिसको मैंने कह दिया mg इफेक्टिव। ठीक है, फोर्सेस लिखे हुए इसलिए फोर्सेस में लिखा। तो mg इफेक्टिव की क्या वैल्यू होगी, देखो जरा mg इफेक्टिव की जो वैल्यू हो गई वो मेरे पास हो गई सिग्मा भी mg माइनस बाइंसी फोर्स और वो हो गई सिग्मा v सिग्मा भी g माइनस v रो जी। जी तो m से डिवाइड कर दूं तो g इफेक्टिव कितना आ गया, इसमें मेरा इंटरेस्ट है। तो सिग्मा v g बाय m माइनस v रो g बाय m, और सिग्मा v ही क्या है, सिग्मा v m है। Yes. तो क्या ये कैंसिल आउट हो गए, तो g माइनस v रो g और मास की जगह रख दिया सिग्मा v, तो v से v कैंसिल आउट हुआ तो g इफेक्टिव हो गया मेरा g, कॉमन ले लिया 1 माइनस रो बाय सिग्मा, और या फिर इसको लिख दिया मैंने रो लिक्विड की डेंसिटी और सिग्मा बॉडी की डेंसिटी, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं g 1 माइनस 1 बाय रिलेटिव डेंसिटी। rd क्या है, rd है रिलेटिव डेंसिटी, और रिलेटिव डेंसिटी क्या होती थी, डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ जो भी लिक्विड है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और इस केस में डेंसिटी ऑफ बॉडी क्या है, इस केस में डेंसिटी ऑफ बॉडी सिग्मा सिग्मा और लिक्विड की डेंसिटी रो। रो तो जी इफेक्टिव क्या हो गया मेरे पास अभी इस केस में देखा जाए तो जी 1 माइनस 1 बाय रिलेटिव डेंसिटी, या फिर जी 1 अपॉन 1 माइनस सिग्मा बाय रो। क्या ये बात समझ में आती है। तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ा, अगर लिक्विड में पेंडुलम को लेकर जाओगे तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा सर बढ़ेगा। जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। Yes, sir. जी इफेक्टिव की वैल्यू कम होगी तो टाइम पीरियड क्या करेगा, बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा। तो इफ वी submerge simple pendulum in liquid, time period will increase as G effective decreases. और स्प्रिंग मास सिस्टम में कोई चेंज नहीं आएगा, ये भी लिख लीजिएगा। अगर पूरा सबमर्ज है तो, पार्शियली है तो फिर आ जाएगा, ये रो जी का एक टर्म बन जाएगा कांस्टेंट का।
इसको डायरेक्टली एज ए रिजल्ट याद रखे या फिर डायरेक्टली रिजल्ट के तौर पे याद रखो। यही ना बस जो स्टेटमेंट आप लिखे हैं नहीं, effective। ये इसकी जगह तुम अगर इसको याद रखोगे तो अपने आप ही पता चल जाएगा। ये है इम्पोर्टेंट। और यहां से देख के पता चल जाएगा ना जी इफेक्टिव कम हो रहा है। इसको तो याद रखने की कोई नीड ही नहीं है। ऐसी थ्योरेटिकली तो ऐसे ही पता चलेगा कि बायंसी के फोर्स के इफेक्ट के कारण इफेक्टिव ग्रेविटी रिड्यूस हो जाएगी तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। कितनी वैल्यू का बढ़ेगा घटेगा वो यहाँ से इस फार्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। और इस पे बात बन सकती है कि अगर फुली सबमर्ज है तो टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है यहाँ का चक्कर, और एडिशनल कोई एक्स्ट्रा बायंसी आ नहीं रही जो इसको रिस्टोर करा रही हो। ठीक है भाई, आगे बढ़े। यस सर। थोड़ा सा यस सर। हो गया सर। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत पता है? उठा लें कुछ केसेस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पेंडुलम पे चार्ज Yes, देके। sir. हाँ सर मालूम है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत पता है ना? कुछ बेसिक बात बता देते हैं। चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा इसी की दिशा में फोर्स लगेगा। और कितना फोर्स लगेगा? क्यू ई की। ठीक है। यस सर। और अगर निगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है इसको, निगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इधर लगेगा। और कितनी वैल्यू का लगेगा? Q इंटू ई का। माइनस क्यू। माइनस साइन फोर्स में खाली क्या दिखा रहा है आपको? एक डायरेक्शन का सेंस दे रहा है, तो वो उसको आप अलग से ऐसे समझ के रखिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इलेक्ट्रॉन अगर दिया हुआ है तो वो निगेटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन दिया हुआ है पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पेंडुलम के ही कुछ केसेस देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ रहे हैं। एक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, आप जहां पेंडुलम का लिख रहे हैं तो वहीं पे लिख लीजिएगा, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। कुछ केसेस बना लेते हैं, देख लेते हैं। यहां पर ये चार्ज प्लस क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा हुआ है, जी इफेक्टिव पे क्या फर्क पड़ा? कितना हो जाएगा जी इफेक्टिव? जी माइनस क्यू ई। जी माइनस होगा प्लस हो जाएगा? सर जी प्लस क्यू बाई भाई एक बात बताओ ना, इस पे सूडो का कोई थोड़ी ना, इधर mg लग रहा होगा जी प्लस क्यू बाई यस सर। और इधर QE भी लग जाएगा, पॉजिटिव है, जी प्लस क्यू बाई एम। तो जी इफेक्टिव कितना बैठ जाएगा? जी प्लस G प्लस, जी प्लस क्यू ई। ये तो फोर्स है ना QE, तो डिवाइड कर दो मास से m। बोलो बात क्लियर है? सर ठीक है, इसका बता दो क्या होगा। और टाइम पीरियड देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के आने से यहां पर क्या हुआ है पहले के कंपैरिजन में? बढ़ा है घटा है? घट जाएगा सर। टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा सर, डिक्रीज हो जाएगा। ड्यू टू जी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? कम हो जाएगा, क्योंकि जी इफेक्टिव क्या हुआ है? इंक्रीज कर रहा है। एज जी इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो रहा है। नेगेटिव के लिए अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो केस क्या आ जाता? कम हो जाता सर। फिर जी इफेक्टिव होता है जी माइनस क्यू ई बाय एम। यस सर। क्या कर लोगे अपने से? ये यस सर। बना लो भाई, बना लो। ये माइनस क्यू चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ लग रहा है। अभी जी इफेक्टिव क्या होगा? इस पे आप देखो,
तो फोर्सेस कैसे कैसे लग रहे होंगे? एक तो नीचे की तरफ mg और निगेटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है, तो इधर फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर QE QE का ऊपर लग रहा होगा, तो G इफेक्टिव हो गया होगा G माइनस माइनस QE बाई M। इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर है। अभी बोलो क्या होगा? तो अब इसका देखा जाए इक्विलिब्रियम यहां कहीं आ जाएगा, इधर mg सर जी इफेक्टिव जो हो जाएगा वो और G इधर QE, बाई M का स्क्वायर हो तो जाएगा। ये थीटा नॉट पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो G इफेक्टिव कितना होगा इस केस में? G अंडर रूट ऑफ G स्क्वायर G स्क्वायर प्लस QE बाय M का, बाई स्क्वायर और इक्विलिब्रियम पोजीशन यहां कहीं आ जाएगी थीटा नॉट पे, ठीक है। टेन थीटा नॉट कितना होगा? टेन थीटा नॉट कितना हो जाएगा? QE बाई M इस ट्रायंगल को देख लो, बाई G ये बन गया ना, ये हो गया QE, ये हो गया mg, तो टेन थीटा नॉट हो गया कितना? QE बाई MG। ठीक है। जी सर। एक से दो क्लास का रह गया है चैप्टर ये, क्योंकि एक अब टनल वाला एक केस है, उसका देख लेंगे अगर अभी हो गया। दूसरा आपका फिर क्या रह जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम और डैम्पिंग, एक क्लास का है। हाँ, एक क्लास का रह गया है बस। अच्छा, अगला एक केस बताना। यहां पर एक, सर बैक स्लाइड लिख रहे थे हम। अच्छा ठीक है, हो गया। बेटा लिख लिया आपने? इसको लिख लेना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड। सब हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन सोच के बताना। यहां पर एक पेंडुलम था और यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, पॉजिटिव Q, कैपिटल Q रख देता हूं, अलग कलर से बना देते हैं। एक पेंडुलम है और यहां मैंने रख दिया एक पॉजिटिव चार्ज, इसके इस पर प्लस का Q, और पेंडुलम को भी दे दिया है कितना, पेंडुलम पे भी पॉजिटिव Q चार्ज है, ठीक है। पेंडुलम पे भी पॉजिटिव Q चार्ज है। आप सोच कर बताओ, टाइम पीरियड जो पहले था और टाइम पीरियड जो बाद में है, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा? हट जाएगा सर। टाइम पीरियड क्या लगता है आपको? हट जाएगा। हट जाएगा। टाइम पीरियड घटेगा। हट जाएगा। घटेगा, क्यों? जी इफेक्टिव बढ़ रहा है। G इफेक्टिव बढ़ जाएगा ना। हाँ, फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q की तरफ से नीचे लगेगा सीधे। क्योंकि आपने कहा कि सर रिपल्शन हो रहा होगा, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव क्यों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? रिपेल कर रहे होंगे, तो रिपल्शन हो रहा होगा, तो एक तरीके से इस पर नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा होगा? ज्यादा। ज्यादा। तो वो एक तरीके से आपने बोला तो जी इफेक्टिव बढ़ गया होगा, और जी इफेक्टिव बढ़ गया होगा तो टाइम पीरियड इसका क्या हो जाएगा? कम। कम हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। ऑल्दो गलत है, लेकिन फिर भी ये भी समझ में आना चाहिए। ये बात और है कि गलत है, लेकिन फिर भी ये समझ में आना चाहिए।
आपकी ये बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि सर रिपल्शन की वजह से फोर्स बढ़ जाएगा, बिल्कुल साफ फोर्स तो बढ़ जाएगा, इसके रिपल्शन के कारण कुछ एडिशनल फोर्स इस तरफ आ जाएगा। जब ये यहां होगा तब ये फोर्स कहां होगा? इसके कारण जो रिपल्शन फोर्स होगा अब वो कहां होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स मैंने लिख दिया Fe। जब ये यहां होगा तब इलेक्ट्रिक फोर्स कहां पर होगा? सर वो लाइन पे ही कुछ होगा। अंदर पे होगा, इस पर होगा नीचे ही होगा Yes, sir. या सीधा नीचे होगा? सर सीधा नीचे होगा, जैसे हम लोग एमटी लगाते थे। ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उनकी लाइन ऑफ ज्वाइनिंग पे लगता है, Yes, sir, line पे line. तो फिर तो इस केस में क्या हुआ? इधर लगेगा। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफरेंट है। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी बनाई थी? सीधी बनाई थी। तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लग रहा था, वहां कोई चार्ज वार्ज नहीं था, किसी चार्ज के कारण आया होगा मगर वो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां किसी चार्ज के कारण आने वाला फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा होगा। अब देखकर बताओ कि क्या कभी इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूशन कर रहा है किसी रिस्टोरिंग फोर्स में? उसका कंपोनेंट कर रहा है. कहां, कौन सा कंपोनेंट कर रहा है बताओ? इसको इधर ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल इधर का फोर्स होगा? नो सर. यस. अरे इसको इस तरफ ले जाने के लिए कोई इधर का ही फोर्स तो रिस्पॉन्सिबल होगा। यस. वो कौन दे पा रहा है? क्या ये दे पा रहा है? नो सर. वो तो ग्रेविटी के कारण ही आ रहा है। यस सर. तो फिर टाइम पीरियड क्या होगा इस केस में? ठीक है। सर एक बार वापस बताओ। हाँ, समझ इसलिए नहीं पाए हमसे पूछो, पहले पूछो सर समझ क्यों नहीं पाए, पूछो। समझ क्यों नहीं? समझ इसलिए नहीं पाए कि जो हम बता रहे थे तुम अपनी ही थ्योरी पे लगे पड़े थे, तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी कि हम क्या कह रहे हैं, तुम तो अपने थ्योरी पे चालू थे। हाँ, वो तक वहां तक हम समझे कि वो हाँ। अब पहले फिर से वही बात, अपनी थ्योरी से क्या करो, बाहर निकलो, पहले उसको हटाओ। ठीक है, अब समझो। पहली चीज, दो चार्जेस के बीच जो रिपल्शन फोर्स है, पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपल करेंगे और वो उनकी अलोंग लाइन ऑफ ज्वाइनिंग पर एक्ट करती है। ठीक, ये पहली जानकारी जो हमें पता रहनी चाहिए। जब ये यहां पर था तो ये फोर्स इस तरफ लग रहा था, बहुत अच्छी बात है। जब ये मीन पोजीशन से शिफ्टेड है तो ये रिपल्शन फोर्स इस तरफ लग रहा है। ठीक, क्या ये रिपल्शन फोर्स जो है, क्या कभी इसको रिस्टोर कराने के लिए कोई भाई ऐसे तो यहां टेंशन भी लिख रहे हैं, टेंशन का क्यों नहीं लिख आ रहा है हमारा टर्म इक्वेशन में? क्योंकि टेंशन भी हमारा जो है रिस्टोर कराने में कोई हेल्प नहीं कर रहा है। पेंडुलम के केस में ग्रेविटी का या जो फोर्सेस का कंपोनेंट मीन पोजीशन की तरफ बनता है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑसिलेशंस के लिए। तो क्या इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कोई कंपोनेंट इधर आ रहा है जो इसको रिस्टोर कराने की कोशिश कर रहा है? क्या ये फोर्स, क्या मेरा यहां रिस्टोरिंग नेचर रख रहा है? अगर ये मेरा रिस्टोरिंग नेचर नहीं रख रहा है तो क्या ये कभी टाइम पीरियड में कोई फर्क डाल पाएगा? नहीं डाल पाएगा। तो टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन में इसका कोई लेना देना, ग्रेविटी का ही, जो ग्रेविटी नीचे लग रही थी उसी का एक कंपोनेंट इसको क्या कराने की कोशिश कर रहा है, रिस्टोर कराने की कोशिश कर रहा है। इसलिए टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाइम पीरियड कितना रहेगा? 2 पाई अंडर रूट L बाय G। क्या बात क्लियर है? हाँ जी, ठीक है, लिख लीजिए बेटा इसको। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। एक केस इसमें टनल वाला है, अर्थ के अंदर टनल बना देते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और कॉम्बिनेशन ऑफ SHM। ठीक है, एंड साथ में डैम्पिंग पे थोड़ा बहुत थियोरेटिकल पार्ट है कि डैम्पिंग क्या होती है, उसका एक मोटा मोटा ओवरव्यू। तो मोस्ट प्रॉब्ली कल क्लास में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी, सर सर वो मॉड्यूल का डाउट था, पूछ ले। हाँ जी, पूछ लीजिए। मॉड्यूल भी यहाँ पर रखा ही हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, बताइए। बाकी जिसको जाना हो जा सकते हैं, जिसको डाउट हो पूछ लीजिए, बताइए।
पेज नंबर 116 का क्वेश्चन नंबर 23 नहीं बना। 116 116 हाँ 116 का क्वेश्चन नंबर 23। 116 का क्वेश्चन नंबर 23। अब तो हो जाएगा, देखो आज मैंने कराया है ऐसा क्वेश्चन एक। कैसे? अब करना, अब हो जाएगा, आज कराया है ऐसा क्वेश्चन। सेपरेट होना है तो ए ओमेगा स्क्वायर को जी से बड़ा। हाँ हाँ उस टाइम शायद नहीं पढ़ाया। हाँ हाँ हाँ, अभी हो जाएगा। और एक 117 पेज नंबर का क्वेश्चन नंबर 52 का। 117 का 52। ठीक है, वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी एक बार बताओ? मीन पोजीशन पर। मेन पोजीशन पर। ठीक है, और ये अभी शुरुआत में कहां पर है? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई थ्री का मतलब 60 डिग्री पर है। हाँ तो 60 डिग्री पर अगर है तो 60 डिग्री का मतलब हुआ कि अभी वापस मीन पोजीशन पर कब आएगा? सर्किल पे अगर सोचोगे तुम तो यहां से अगर चलना शुरू किया, अभी ये 60 डिग्री पर है, यही पे है ना, टी बराबर 0 पर। हाँ सर। मीन पोजीशन पर कितने टाइम बाद आएगा? इतना एंगल चलने के बाद। तो कितना टाइम चल जाएगा ये? 120 डिग्री चले जाएगा। 120 डिग्री। हाँ तो 120 डिग्री में कितना टाइम लगेगा? अगर टाइम पीरियड टी है तो 120 डिग्री में कितना? 12 प्लस टी बाई 4 लगेगा क्या? बाकी ये लगेगा अभी 60 चला है ना, 30 डिग्री चलने में कितना चलेगा? टी बाय 12, और ये चलेगा टी बाय 4। तो टी बाय 4 12 प्लस टी बाय 4 टाइम लगाएगा, और टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई बाय ओमेगा। इक्वेशन से ओमेगा दिख जाएगा, निकल आएगा। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई है, तो टाइम पीरियड आ गया, रख दो यहाँ पे। और बताइए। सर वो सर 2-3 क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप पे डाले हैं। हाँ जी, पहले दीदी का पूछ लें, और कोई है? जल्दी जल्दी बता दो। टेस्ट का सिलेबस बता दीजिएगा। अच्छा, टेस्ट का सिलेबस फ्लूइड आ रहा है और थर्मल, पूरा थर्मो मतलब थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी। ठीक है फ्लूइड भी है सर। फ्लूइड भी साथ में है, हाँ जी। Displacement from mean position of a particle in SHM is at 3 second is displacement from mean position of a particle in SHM at 3 second is रूट 3 बाई 2। रूट 3 बाई 2 का मतलब कितना एंगल चल गया होगा मीन पोजीशन से? 60 डिग्री ना। 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब कितना टाइम आ गया होगा? टी बाई 6 की वैल्यू दे दी है कितनी? 3 सेकेंड, यही दे दी ना। हेलो, तो टी की वैल्यू कितनी होगी? 18 सेकेंड हो गया। लो, समझ गए? यस सर। कौन क्वेश्चन नंबर था सर? पता नहीं, इन्होंने कोई अलग बुक से शायद भेजा है। 21 है कि आपने भेजा है। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम इज वी नॉट, देन इट्स वेलोसिटी इज हाफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम द मीन पोजीशन। सर इसमें रेशियो लेके निकाला जाता है क्या? अरे यार, ये तो वी और एक्स में सीधे रिलेशन बना दो ना। मैक्सिमम वेलोसिटी v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, वो वाला मैक्सिमम वेलोसिटी तो a ओमेगा हो जाएगा। हाँ, जो कि उसने बोल दिया है कितना है? वी नॉट है। यस सर। तो सब्स्टिट्यूट कर देना, v बराबर क्या हो गया? या फिर आप यहां से देख लो, या फिर यहां से इक्वेशन बना दो। v बाय वी नॉट स्क्वायर प्लस एक्स बाय ए स्क्वायर बराबर 1, यही होगा। यस सर। तो x की वैल्यू कितनी बोल रहा है ये? v बताओ, जब x की वैल्यू क्या है? a बाई 2, यही कह रहा है ना। यस सर। तो x की वैल्यू a बाई 2 डाल के v निकाल लोगे, हाँ सर, रूट 3/2 आएगा। जो भी आ जाए। इफ द पार्टिकल SHM ऑन अ लाइन 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, इफ द वेलोसिटी एट मीन पोजीशन इज 12 सेंटीमीटर, इट्स फ्रीक्वेंसी। अरे तो a दे दिया है और v दे दिया है, तो ओमेगा नहीं निकल आएगा? v मैक्सिमम क्या होगा? a ओमेगा। a कितना है? 2 सेंटीमीटर। अरे लाइन पूरी 4 सेंटीमीटर की है, तो एम्पलीट्यूड कितना हुआ होगा? सर समझ गए, मतलब 4 आता है।
हाँ, और बताइए क्या है 40। एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इन वन टाइम पीरियड। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? सर एवरेज वेलोसिटी अगर हम ले रहे हैं तो वो जो मीन पे हुआ और जो मैक्सिमम हुआ उन नहीं 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 नहीं, टू नहीं लेंगे। एवरेज वो जो वेलोसिटी, direct बताया था वो वाला था। सुनो, एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं है। एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्चुअल जो डिस्प्लेसमेंट है बॉडी का, इनिशियल माइनस फाइनल वाला। मेरी बात समझे? हाँ, एसएचएम के तो डिस्प्लेसमेंट की इसमें इक्वेशन का मतलब अलग है, एवरेज वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया होगा। आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जो बताए थे कि हमेशा मीन वहां से सोचना चाहिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन। मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है सर। तो एवरेज वर्ड अगर कभी भी यूज करेगा, एसएचएम में भी यूज करेगा, तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल ही होगा। एसएचएम की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन की बात करेगा तो वो हमेशा मीन पोजीशन से होगा। हम सर एक क्वेश्चन था उसमें लिखा हुआ था कि कांस्टेंट रेशियो किसके बीच में होता है, एक्सेलरेशन का किसके साथ? कांस्टेंट रेशियो मतलब ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई है, तो ए बाय वाई ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो जाएगा। उनका रेशियो कांस्टेंट ही तो है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर।